इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और कार्यक्रम किसान की बात के एक और अंक के साथ आज हम फिर हैं आपके साथ। मैं कोमल भारती और मैं निरंकार, करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, किसी ने कहा है कि भेज देना एक फूल ही बजाय खत के, जी कुछ जरूरी नहीं लफ्जों के सहारे लिखना। बिल्कुल, यानी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फूल बहुत ही अच्छा माध्यम है और सबको पसंद आते हैं। और जहाँ पर फूल होते हैं पूरा वातावरण मनमोहक हो जाता है। बिल्कुल, और अगर फूलों की बात चल ही रही है तो फूल सिर्फ अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए ही नहीं बल्कि और बहुत सारी चीजों में काम आते हैं। पूजा की थाली में समा जाते हैं, तो कभी रोगों का उपचार भी बन जाते हैं और कभी पेय में घुलकर गुलकंद की तरह मिठास भी पहुंचाते हैं और शरीर को ठंडक भी देते हैं। तो फूलों का बहुत ज्यादा महत्व हम सभी की लाइफ में है। कोमल, जो ये मौसम चल रहा है ना, शरदकालीन मौसम के अंदर जी ज्यादा से ज्यादा फूल आपको देखने को मिलते हैं। गर्मियों में उतने फूल दिखाई नहीं देते हैं। तो शरदकालीन जो फूल हैं उनकी नर्सरी तैयार करने का समय चल रहा है। तो आज हम इसी विषय पर जानकारी लेंगे कि शरदकालीन जो पुष्प पौधे हैं उनकी नर्सरियों का प्रबंधन किस प्रकार से करें। और विषय में जानकारी देने के लिए हमारे बीच आए हैं डॉक्टर बबीता सिंह जी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विभाग के, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में है। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोमल, जो हम जानकारी डॉक्टर साहब से लेंगे उसके साथ साथ हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे, उनके दिमाग में कुछ सवाल आएंगे, तो उनके लिए हम अपना फोन नंबर बता देते हैं। बिल्कुल, ये जो हमारा लाइव टेलीफोन कार्यक्रम होता है और इसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा जो श्रोता हैं वो हमारे साथ जुड़ें और जो विशेषज्ञ यहाँ पर हमारे साथ होते हैं उनसे अपने सवालों का जवाब लें। जो भी हमारा कार्यक्रम में विषय होता है उससे संबंधित आप सवाल करें और विशेषज्ञ आपके सवालों का जवाब देंगे। आपकी समस्याओं का निवारण करने में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। तो आज के लिए जो हमारी टेलीफोन लाइंस आप सभी के लिए ओपन हो चुकी है वो है 23421081 और 23421083। इससे पहले दिल्ली के बाहर के जो श्रोता हैं वो 011 लगाना, यानी दिल्ली का STD कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यानी वही जाना पहचाने नंबर है 23421081 और 23421083 जी। यानी आप 011 दोनों नंबरों से पहले लगाएंगे तब आपका सीधे फोन मिलेगा 23421081 और 23421083। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जो शरदकालीन पौधे हैं फूलों के, वो कौन कौन से हैं? देखिए, अभी जैसे आपने बताया कि जो फूल होते हैं वो उनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। चाहे कोई बच्चा पैदा होता है या जब आप किसी का देहांत होता है तब से लेकर के जन्म से मृत्यु तक फूलों का जो है वो महत्व है। और उसके साथ साथ अगर मैं कहूँ कि अभी जैसे आप पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम शरदकालीन फूल, तो अभी जो मौसम चल रहा है ये बहुत ही अच्छा उपयुक्त समय है जो शरदकालीन जो हमारे मौसमी फूल होते हैं उनको लगाने के लिए। और आपने पूछा कि कौन कौन से शरदकालीन फूल हम लगा सकते हैं, तो अगर हम वर्षा ऋतु और गर्मी ऋतु की अपेक्षा जो शरद ऋतु में होने वाले मौसमी फूल हैं वो काफी मात्रा में आपके बगीचों की सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि आप कैलेंड्यूला लगा सकते हैं, पेंजी लगा सकते हैं, पिटूनिया लगा सकते हैं, आइस प्लांट लगा सकते हैं, गेंदा जो आपका शरद ऋतु वाला गेंदा है उसको लगा सकते हैं, और उसके अलावा डाइमॉर्थिका लगा सकते हैं, पॉपी लगा सकते हैं। अनेक जो मौसमी फूल हैं वो हम लगा सकते हैं इस सीजन में। और मौसमी फूल का मतलब ये होता है कि जो अपना जीवन काल जो है वो एक मौसम में या एक वर्ष में खत्म कर ले, उसको हम मौसमी फूल कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे कि गेंदा है, कुछ और भी फूल हैं जो दोनों मौसम में होते हैं, गर्मी में भी होते हैं, सर्दी में भी होते हैं। हाँ, जैसे कि है आप गैलाडिया को भी गर्मी में भी लगा सकते हैं, सर्दी में भी लगा सकते हैं। जैसे कि गेंदा तो एक तरीके से है कि वो पूरे साल भर लगाया जा सकता है, वो वर्षा ऋतु में भी लगाया जा सकता है, गर्मी में भी लगाया जा सकता है और शरदकालीन ऋतु में भी लगाया जा सकता है। लेकिन इसकी जो किस्में होती हैं वो अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर एक किस्म को अपना एक जो एनवायरनमेंट है, उसकी तापमान क्या है, उसके लिए लाइट कितना चाहिए, टेम्परेचर
टेम्परेचर कितना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वैरायटी जो किस्में हैं वो उपलब्ध हैं, जो कि जैसे हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो पूसा संस्थान का जो हमारा पुष्प विज्ञान विभाग है, उसमें हमारे संस्थान द्वारा काफी किस्में विकसित की गई हैं, जैसे कि उसमें पूसा नारंगी गेंदा है, पूसा बसंती गेंदा है, पूसा बहार है, पूसा दीप है, पूसा पर्व है, पूसा उत्सव है। वो जो है किस्में सीजन को देखते हुए ही बनाई गई हैं। जैसे मैंने नाम लिया पूसा दीप और पूसा पर्व, इनके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये किसी त्योहार के टाइम पे, तो जैसे हाँ जी, दीपावली, नवरात्रि जी, दशहरा, इस टाइम पे आपको इसका फूल आपको अवेलेबल हो जाएगा। फिर जो पूसा नारंगी बसंती गेंदा है वो आपका जाके फरवरी मार्च में पुष्पन करता है। तो इस तरीके से साल भर की, फिर गर्मी की भी किस्में हैं जो हिसार द्वारा कुछ किस्में डेवलप की गई हैं, और वेस्ट बंगाल से भी बहुत कुछ किस्में निकली हैं, जिसमें अब लड्डू गेंदा कहते हैं या फिर हिसार जाफरी गेंदा होता है। वो किस्में भी आप जो है गर्मी के टाइम पे लगा सकते हैं। तो साल भर अगर जो किसान भाई चाहते हैं कि गेंदा की खेती करना चाहें तो वो साल भर गेंदे का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जाफरी भी एक किस्म है गेंदे की जो गाढ़े कलर की होती है। जी जी जी। तो जो वैरायटी आपने बताई ये शरदकालीन वैरायटी हाँ, है। हमारे संस्थान द्वारा ये मोस्टली जो है आपकी शरदकालीन, और ये आप इसको वर्षाकालीन कह सकते हैं। जो अभी पूसा दीप और पूसा पर्व और पूसा उत्सव है, ये सारी किस्में आपकी अक्टूबर नवंबर तक ये पुष्पन करती हैं। तो ये दिवाली और आपको इस टाइम पे फूल इसका आसानी से मिल सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि नर्सरी की अगर हम बात करें, जैसे हमारा आज का विषय है कि नर्सरी का प्रबंधन आप किस तरीके से कर सकते हैं शरदकालीन फूलों के लिए, तो नर्सरी लगाने के क्या फायदे हैं? किस तरीके से किसानों को या जो फूलों की खेती करने वाले हैं उनको किस तरीके से फायदा हो सकता है, और बेसिकली नर्सरी किस लिए लगानी चाहिए किसानों को? आप उसके बारे में देखिए, जैसे जो सीजनल फ्लावर की बात हो रही है नर्सरी की, तो इनका जो मोस्टली जो प्रवर्धन होता है वो बीजों द्वारा होता है। कुछ एक हैं जिनको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं और बल्ब और ट्यूबर से भी लगा सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो जितने भी हमारे मौसमी फूल या सीजनल जो फ्लावर्स हैं इनको हम बीजों के द्वारा लगाते हैं। तो बीजों से लगाने के लिए आपको एक जगह पर इनको अगर नर्सरी के थ्रू आप लगाएंगे, नर्सरी प्रबंधन में पौध प्रबंधन अगर करेंगे, तो आगे जाकर के आपको जहां पे भी जिस खेत में आपको लगाना है वो आपको काफी आसानी हो सकती है। तो क्या सावधानी रखें नर्सरी बनाने जी में? मैं वही बताना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो आपको जो नर्सरी बनानी है वो खुली धूप वाले जगह पर बनाएं जहाँ पे अच्छा प्रकाश आता हो, और नर्सरी की आपको क्यारियां तैयार करनी है। क्यारियां तैयार करने के लिए अगर जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होगी वो हम कह सकते हैं कि बलुई दोमट मिट्टी है, और अगर आपको लगता है कि उसमें रेत की मात्रा कम है या जीवांश जिसको हम ऑर्गेनिक जो उसमें कंटेंट है वो कम है, तो उसके लिए आप उसमें गोबर की सड़ी हुई अच्छी सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, डिकम्पोज्ड एकदम वो, और नहीं तो आप केचुए की जो खाद जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं वो मिला करके आप उसकी बेड्स बना लें। बेड्स कितनी लंबी? आप 4 से 5 मीटर की लंबी लंबी बेड्स बना सकते हैं, और लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर चौड़ी बेड्स, और 2 बेड्स के बीच में लगभग आप 1 फुट का डिस्टेंस रखेंगे। वो इसलिए कि आप उसमें मूवमेंट, जो भी उसमें काम करने वाले जो किसान हैं या जो भी, वो आसानी से उसमें निराई गुड़ाई या पानी देने के लिए उसमें मूवमेंट करने के लिए हम उसमें छोड़ सकते हैं स्थान। और उसके साथ ही साथ उसमें कोई फफूंद जैसी कोई बीमारी ना लगे, तो उसके लिए हमें मिट्टी को जो है उपचारित कर लेना चाहिए। आप कैप्टान आता है फफूंदीनाशक, उससे उपचारित 0.2% के घोल का छिड़काव करके उसको उपचारित कर सकते हैं। और उसके पश्चात जो आपको उसमें बीज लगाने, बीज जो होते हैं मौसमी फूलों के बहुत ही फाइन, कहते हैं ना, बहुत ही बारीक होते हैं, तो उनको आप अगर हो सके तो उसमें रेत मिला लीजिए, जिससे क्या होगा आपको उसको छिड़कने में या डालने में काफी आसानी रहेगी। तो उसको आपको उसमें मिला लीजिए, और बीजों को भी फफूंदनाशक से आप उपचारित करिए। बाविस्टीन नामक फफूंदनाशक से बीजों को उपचारित करने के पश्चात ही आप क्यारी में लगाना है उसको। और एक इसका थंब रूल जैसे कह सकते हैं कि हो सकता है कि बीज का जितना साइज है उससे 2.5 गुना आप उसको नीचे दबाएं, बहुत ज्यादा ना दबाएं, क्योंकि बहुत छोटा सीड है। अगर आप बहुत ज्यादा नीचे दबा देंगे तो वो जर्मिनेशन में उसको दिक्कत आएगी, वो जर्मिनेशन नहीं होगा। आपसे इस प्रश्न का जो जवाब है हम विस्तार से बाद में लेंगे, लेकिन एक श्रोता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं, ये पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, आपको भी नमस्कार। नमस्कार। मौसम के हिसाब से बहुत ही विषय है, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ बागवानी करने ही नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो बागवानी ना भी कर रहा हो, घरों में गमलों में भी पौधे लगा रहा हो, उनके लिए बड़ा ही रोचक विषय आज का आपने रखा हुआ है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि गमलों में जो पौधे लगाए जा रहे हैं, मौसमी पौधे जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं वो भी बागवानी कर रहे हैं, वो जमीन पर नहीं रह रहे हैं,
तो क्या कुछ दिनों में ये दिक्कत उन्हें आती है कि गमले में जब वो पौधे हर मौसम में बदलना शुरू करते हैं उसी मिट्टी में, तो कई बार वो सरवाइव नहीं करते। तो आशंका ये पैदा होती है कि क्या कहीं वो मिट्टी अब पूरी तरह से यूजलेस तो नहीं होती है। कैसे एक आम आदमी इसे जाने समझे कि पूरी मिट्टी गमले की बदल लेनी चाहिए, या मिट्टी कभी खराब नहीं होती, उसका कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है और हर पौधा सरवाइव करेगा। ये कैसे हो सकता है, कैसे इसे जाने? देखिए, आप या हम जो भी हैं, हर किसी को पोषण की जरूरत है, हर किसी को खाने की जरूरत है। तो उसी तरीके से जो पौधा भी होता है उसको भी खाद, पानी और पोषण और जल की आवश्यकता होती है। तो अगर आपने एक सीजन में लगा दिया उस पौधे को, तो जितना मिट्टी में न्यूट्रिएंट था या जो आपने डाला वो तो सारा प्लांट ने अब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब अगर आपको नेक्स्ट सीजन में उसी मिट्टी में आपको लगाना है, तो वो मिट्टी तो देखिए क्या है, मिट्टी ने तो अपना सारा का सारा, और वो भी क्या है, वो आपके गमले में है। तो उस मिट्टी को आपको फिर से जीवित करने के लिए उसमें पोषण जो है, पोषक तत्वों की मात्रा मिलानी पड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि रीपॉटिंग करनी बहुत जरूरी होती है, चाहे वो आपके ऑर्नामेंटल प्लांट हो जो पत्ती, हरी पत्तियों वाले होते हैं, या फिर जब हम दूसरे सीजन में, चाहे आप खेत में लगाइए चाहे आप गमले में लगाइए, लेकिन उसके लिए आपको पोषक तत्वों को देना उसमें आवश्यक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप दोबारा से प्लांटिंग करें, बीज लगाएं या पौधा लगाएं, तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर के नाम पे आप उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद डाल सकते हैं, या फिर केचुए की खाद डालिए। और उसके पश्चात जो है, अगर आप ऑर्गेनिक खाद डालना चाहते हैं तो आप उसमें नीम खली, बोन मील, हड्डी का चूरा आता है, उससे भी आप न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर सकते हैं। और साथ ही साथ लिक्विड फर्टिलाइजर्स आते हैं एनपीके के नाम से, वो भी डाले जा सकते हैं। तो इसलिए हमें न्यूट्रिएंट जो है, पोषक तत्व जो है, उसके प्रकाश भी चाहिए पौधे को, एक उचित तापमान भी चाहिए, जल की आवश्यकता भी, और साथ साथ पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो मिट्टी को भी पोषक तत्व आप देंगे तभी वो आपके पौधे को अच्छे से बढ़वार प्रदान कर पाएगी। उम्मीद है कि प्रशांत जो हमारे साथ नोएडा से जुड़े थे उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। कार्यक्रम में और भी बातचीत डॉक्टर साहब से जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। एक बार फिर से हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में स्वागत। और आज हम कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं शरदकालीन पुष्प पौधों के लिए वैज्ञानिक नर्सरी प्रबंधन आप किस तरीके से कर सकते हैं। इस विषय से जुड़े हुए यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर बबीता सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पुष्प एवं भूदृश्य निर्माण विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से यहाँ पर मौजूद हैं। आप उनसे सवाल कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स आज के लिए हैं 23421081 और 23421083। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे साथ डॉक्टर साहब एक श्रोता टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो हेलो कोमल जी, नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे हमारा किचन गार्डन है, फूल लगे हुए हैं, रजनीगंधा लगी है, तो रजनीगंधा हमने 2 साल पहले इसको दोबारा से शिफ्ट करे थे। तो इस सीजन में रजनीगंधा के फूल बहुत कम लिमिट में आए हैं। ये तो पहले, इससे पहले जो हमारे हुए थे करीब 350 स्टिक उसकी निकल चुकी थी। 40-50 मेरे पास गमले हैं रजनीगंधा के। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि हमने नरगिस लगाई थी 2021-22 में, तो हमने उसको अभी तक नहीं निकाला, उसको वैसे का वैसा ही रख रखा है। तो उसको निकालें या कैसे करें, इसके बारे में बताइए, क्योंकि उसमें भी फूल कम आते हैं। और तीसरा आखिरी सवाल ये है कि हम जो सारी पत्तियां जो पुरानी होती हैं, सड़ी गली, सब इकट्ठी कर देते हैं और उसको हम उसके अंदर और फलों के छिलके भी डाल देते हैं, तो वो खाद कैसे प्रॉपर तरीके से तैयार हो
इसमें हम केचुए लाके डाल दें या कैसे क्या करें, ये एक विधि और बता दीजिए जो घरेलू लोगों सभी के लिए फायदेमंद होगी किचन गार्डन वाले। धन्यवाद। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका कि आपने रजनीगंधा 2 साल पहले लगाया था, तो रजनीगंधा की क्रॉप जो है, मुझे यही लगता है कि आप कह रहे हैं जिस तरीके से फूल उसमें नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि उसके जो ट्यूबर्स की क्षमता है जो वो है वो कम हो गई है। तो आप उसके ट्यूबर्स को निकाल करके और उसकी दोबारा अगर रीप्लांटिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नरगिस के साथ भी मैं यही कहूँगी कि आपने उसकी भी प्लांटिंग अगर ये है कि उसमें उसको निकाल करके और अगर उसको आप दोबारा से रीप्लांट, उसके जो बड़े बल्ब हैं उसमें से निकाल करके उनको रीप्लांट करें तो वो ज़्यादा अच्छा साबित होगा। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये था कि पत्तियों की सड़ी गली खाद और जो भी आपके घर के जो होते हैं उसके लिए, तो ये तो बहुत ही पुराना मेथड है कि गड्ढा खोद करके आप उसमें जो भी सड़ी गली पत्तियां हैं और जो आपका जो ये आप बता रहे हैं कि पत्तियां हैं और जो गड़ का जो आपका सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उसको आप दबा सकते हैं, दबा दीजिए और कुछ दिन के पश्चात वो अपने आप ही जो है वो खाद बन के तैयार हो जाती है। तो उसके लिए आपको, अगर आप केचुए डाल सकते हैं तो आप उसके लिए ये भी एक अच्छा उपाय है, लेकिन अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी एक अच्छी तरीके से आप उसकी खाद तैयार कर सकते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब, ये हम नर्सरी की बात कर रहे थे कि आपने बताया कि मृदा को भी आप उपचारित करें और उसके बीजों को भी उपचारित करें। इसके अलावा जब पौध तैयार हो जाती है तो उस वक्त सिंचाई का क्या इंतजाम रखें और क्या कुछ गड़बड़ाने की संभावना रहती है नमी की वजह से? जी, मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां से मैंने अभी उसको छोड़ा था, कि जैसे मैंने आपको साइज बता दिया था कि आप लगभग 4 मीटर से 5 मीटर की लंबी क्यारियां 60 से 80 सेंटीमीटर चौड़ी और 1 फीट का लगभग आप उसमें डिस्टेंस 2 क्यारियों के बीच में रखेंगे। और उसके पश्चात आप उसमें रेत मिला करके, क्योंकि बहुत छोटा सीड होता है तो आपको डालने में आसानी रहेगी, उसमें रेत मिला लें और जितना सीड का साइज है उससे 2.5 गुना ही आपको अंदर उसको डीप इंसर्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं तो उसके जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगा। उसके पश्चात मैंने ये भी बताया था कि आपको मिट्टी को भी फफूंदनाशक से उपचारित करना है और सीड को भी फफूंदनाशक से उपचारित करना है और पानी का ध्यान देना है। सिंचाई का जो आपका क्वेश्चन है कि सिंचाई किस तरीके से करनी है, तो उस पर हल्की बौछार विधि से अगर आप सिंचाई करें, बहुत ज्यादा पानी जो है उसमें ना रुकने पाए। और सिंचाई आपको रेगुलर बेसिस पे उस पे करनी है। आप उसमें अपना जो है कि उंगली भी डाल करके देख सकते हैं कि नमी कितनी बनी हुई है उसमें, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सिंचाई करें। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में भी पानी की नहीं देना चाहिए, जिससे कि उसमें बाकी जो रोग व्याधियां लगने का खतरा जो है उसमें रहता है। तो इसके बाद क्या होगा कि आपका लगभग 4 से 6 सप्ताह के बाद में आपकी नर्सरी जो है उसमें पत्तियां जो हैं वो निकल आएंगी। और फिर नर्सरी में एक बीमारी आती है, नर्सरियों में सबसे ज्यादा एक डैम्पिंग ऑफ नाम की बीमारी आती है कि जो आपका पौधा तैयार हुआ है वो नीचे की तरफ से, जड़ की तरफ से सड़ने लगता है, सड़ के गल जाता है। तो इसीलिए जो बाविस्टीन फफूंदी नाशक का स्प्रे करना, अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो वो नहीं, उसके चांसेस कम होंगे। और मैंने ये बताया कि धूप होनी चाहिए, प्रॉपर धूप अगर होगी तो डैम्पिंग ऑफ जो है वो नहीं आएगी। लेकिन उसके पश्चात भी अगर किन्हीं कारणों से डैम्पिंग ऑफ आ रहा है, पौधे नर्सरी का जो पौधा है वो सड़ जा रहा है, तो आप फिर से एक बार फफूंदी नाशक का स्प्रे उसमें ड्रेंचिंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं, पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना परिचय दें और अपना सवाल करें। मैं विनोद कुमार रामा बोल रहा हूँ जी। मास्टर जी, ये दसगरा, टोडापुर दसगरा है आपके पूसा फार्म के पास में जी। मेरी समस्या ये है कि हमने गमले काफी लगा रखे हैं, फूल के भी और फलों के भी, जैसे अमरूद वगैरह। तो जो आजकल जो फूल वगैरह जो आते हैं उनमें छोटे छोटे से कीड़े भिन के टाइप से उड़ते हैं और जैसे बच्चे हैं हमारे घर में जो तोड़ लेते हैं, जब मुंह से लगा लेते हैं, सूंघ लेते हैं, तो उनसे कुछ नुकसान तो नहीं होगा या उन पे कोई दवाई वगैरह ऐसी बताएं, कुछ छिड़क दें तो कीड़े मर जाए? वो कैसे कीड़े हैं? वो मतलब पतंगे टाइप के हैं, हॉपर जैसे, लीफ हॉपर पतंगा है जिसको पतंगा छोटे, हाँ पतंगे टाइप है, छोटे हैं काफी, मच्छर जैसे हैं। मच्छर जैसे। तो क्या वो आपके पत्तियों को काट रहे हैं, खा रहे हैं? हाँ, पत्तियों को भी काट रहे हैं, पत्तियों को भी काटते हैं। हाँ, तो वो लीफ हॉपर हो सकता है, लीफ हॉपर स्टेम आ सकता है। तो आप उसके लिए ना रोगोर नाम की एक दवाई आती है, रोगोर करके, उसका आप छिड़काव कर सकते हैं उसमें। वो आप अपने फूलों पे भी कर सकते हैं और जो फलों के पौधे हैं आप उन पे भी इसका स्प्रे जो है 10-15 दिन के अंतराल पे आप कर सकते हैं। 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप, अगर वो हॉपर जो आप बता रहे हैं जिस तरीके से अगर वो है, तो उसका इस्तेमाल करके आप इससे निजात पा सकते हैं। इस मौसम में छोटे छोटे मच्छर से आ ही जाते हैं वो जी। तो एक और श्रोता लाइन पे आ गए हैं। हेलो
हेलो, नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तो लतीफ अहमद रैना जी, जम्मू कश्मीर सोनामर्ग जी। क्या सवाल है आपका? मेरा तो सवाल ये है, जो यहाँ कश्मीर में टूलिप है, ये हम कैसे अगले साल लगाएंगे, इसमें कैसे हम रख पाएंगे ये शाम के घर में? देखिए, ट्यूलिप के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो वहाँ का जो कृषि विश्वविद्यालय है, जम्मू शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। और उससे रिलेटेड जो उसके जो केवीके हैं, वहाँ के जो आपके एसएमए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, ट्यूलिप के बारे में आप वहाँ पे जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पौधे में डंपिंग ऑफ की बीमारी आ जाती है। अब ये आता है कि उसका उपचार भी आपने बताया। इसको अब हम ट्रांसप्लांट अगर करते हैं क्यारियों में, उस समय क्या क्या सावधानी बरतें? जी देखिए, अब मैंने बताया आपको कि 4 से 6 हफ्ते के बाद जो होगा, ये आपकी नर्सरी पौधों की तैयार हो जाएगी। तो फिर आपको इसमें जो आपने क्यारी तैयार कर रखी है या फिर गमले तैयार कर रखे हैं, जहाँ पे भी आपको इसको लगाना है, तो उसमें आप जो है इसकी ट्रांसप्लांटिंग जो है 4 से 6 सप्ताह के बाद में इसकी ट्रांसप्लांटिंग की जा सकती है। और अगर जैसे कि क्यारियों में लगाना है, खेतों में लगाना है, तो उसके लिए इनको मैंने बताया कि पोषक तत्वों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसमें आप मिट्टी में अगर हो तो पहले ही लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आप गोबर की खाद मिला लें, जिससे उसमें ऑर्गेनिक जो मैटर है उसकी आपूर्ति हो जाएगी। उसके साथ ही साथ इसमें हम मानते हैं जैसे कि जो एनपीके है, तो उसमें फास्फोरस और पोटाश जो है वो भी आप लगभग 6 से 8 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसमें डाल दीजिए। और नर्सरी जो पौध लगाने के लगभग 20 से 25 दिन के बाद आप उसमें नाइट्रोजन का भी इतना ही लगभग 6 से 8 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर से, और उसके लगभग 40 से 50 दिन के बाद जब पौधे हो जाएं तो एक बार फिर से नाइट्रोजन जो है उसमें इतनी ही दर से अप्लाई कर दें, जिससे कि उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाएगी। तो ये आपका न्यूट्रिएंट का, पोषक तत्वों का प्रबंधन। और सिंचाई का भी खास ध्यान देना है कि सिंचाई रेगुलर बेसिस पे करनी है, और पानी जो है कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अगर रुक जाएगा तो उसमें पौधे जो होंगे वो सड़ने लगते हैं और उसमें बाकी बीमारियां जो हैं वो आने की आशंका बनी रहती है। और इन फूलों में एक बहुत ही एक अच्छी कल्चरल प्रैक्टिस होती है कि नंबर ऑफ फ्लावर्स, फूलों की जो संख्या है बढ़ाने के लिए एक विधि होती है जिसको हम कहते हैं कलिका नोचन या फिर डिसबडिंग, या फिर उसको बोला जाता है शीर्ष नोचन। तो जब आपका पौधा जो है वो लगभग 3 से 4 पत्तियों की स्टेज में खेत में हो गया हो, तो जो उसका जो अपर पार्ट है, जो शीर्ष पोर्शन है, उसको आप उसकी पत्ती को तोड़ दें। वहां से उसके शीर्ष पोर्शन को अगर हम वहां से तोड़ देते हैं तो क्या होता है कि पौधों में जो है वो शाखाएं, किनारे से जो शाखाएं ब्रांचिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो उसमें नंबर ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर की संख्या है वो काफी मात्रा में बढ़ जाएगी। और अगर अब बड बन गया है तो बड को भी आप ऊपर वाली बड को तोड़ दें, तो किनारों में जो शाखाएं निकलेंगी उसमें नंबर ऑफ बड जो होंगे बढ़ जाएंगे, तो फूलों की मात्रा आपको काफी मिलेगी। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं, पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो। हेलो जी, नमस्ते जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। अपना प्रश्न कीजिए, उससे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मैं रज्जन लाल दिल्ली से बोल रहा हूँ, माली का काम करता हूँ। जी जी, हमारे यहाँ गुलदावरी मैंने लगा रखी है, तो उसमें क्या है कि हमारे मैडम बोलती हैं कि मुझे दिसंबर में फूल चाहिए, तो उसकी प्रोनिंग जो हम करते रहते हैं तो उसे कब बंद कर देना चाहिए जी? और दूसरी बात यह है कि मेरा साइकस के जो है कुछ पेड़ है, तो उसमें नए टहनियाँ जो निकलती हैं उनमें कीड़े निकलते हैं। हम नागराज नाम की दवाई डालते हैं, तो उससे जो है वो मरोड़ सा हो जाता है। 1 ml डालते हैं 1 लीटर में, फिर भी। तो कोई दवाई आप बता सकेंगे जी? देखिए, इसके बारे में तो देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सा आपका कीड़ा या क्या सिम्टम है, क्योंकि ऐसे मैं नहीं उसको बता सकती कि उसमें किस तरीके का आपका सिम्टम आ रहा है। मतलब वो कीड़े का ही है या फिर कोई फंगस लग रहा है या किस तरीके, या फिर ये आपके जो टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने के कारण ये बीमारी लग रही है। और जो आप गुलदावदी की बात कर रहे हैं कि गुलदावदी में मैडम कहती हैं आपकी कि दिसंबर में उसमें फूल, तो गुलदावदी में तो फ्लावरिंग आपके लगभग इस टाइम पे आती ही है। गुलदावदी में तो यही टाइम ही है फ्लावरिंग आने का, क्योंकि गुलदावदी तो अभी जो है आपके खेतों में लग चुकी है और वो आपकी नवंबर दिसंबर तक तो फ्लावरिंग करती ही करती है। तो अगर आपके उसको फ्लावरिंग पीरियड को अगर उससे भी ज्यादा एक्सटेंड करना है तो कहते हैं कि वो आप उसमें लाइट सिस्टम, आपको उसको लॉन्ग ड्यूरेशन आपको बनाना पड़ेगा कि आप उसको वेजिटेटिव ग्रोथ तक, वेजिटेटिव जो उसका जो फेज है उसको आप एक्सटेंड करेंगे। तो उसको करने के लिए आपको उसमें लाइट सिस्टम, जो प्रकाश के जो प्रकाश जो है, जैसे कहते हैं ना कि वो लॉन्ग डे, उसके लिए आपको प्रकाश की अवधि जो है अगर आप बढ़ाएंगे तो आप उसकी फ्लावरिंग को या पुष्पन को आगे ले जा सकते हैं। जी, आपने बताया कि
फ्लावर्स की संख्या बढ़ाने के लिए ऊपर से तोड़ दी जाती हैं, बड़ भी तोड़ जाती हैं, तो क्या सभी पुष्प पौधों में ऐसा होता है या कुछ खास जैसे गेंदा वगैरह में ही ये होता है? जी नहीं, जैसे कुछ खास अगर करना चाहे, जैसे गेंदा है, गेंदा के अलावा और भी बहुत सारे फूल हैं जिसमें आपकी पिंचिंग या ये जो है वो कर सकते हैं। तो गेंदा में तो करते ही करते हैं, क्योंकि फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए किसान भाई जो भी हैं वो उस तरीके की क्रियाकलाप जो है अंतर करते हैं। और इसके अलावा और मौसमी फूलों में भी ये आप करके इस तरीके से फूलों की संख्या जो है वो बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और श्रोता लाइन पे आ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। परिचय दीजिए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं झारखंड से सुनील बोल रहा जी। जी सुनील जी। सर मैं ये पूछ रहे थे कि इसमें जो फूल हम उगा रहे हैं इसमें बहुत तरह तरह के मक्खियां बैठता है, तो उस फूल को हम पूजा में काम ले सकता हूँ? जी डॉक्टर साहब, देखिए अब ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनको पूजा में ले सकते हैं। और पूजा से पहले साफ सफाई तो जरूरी लेकिन करनी होती है। ऐसा नहीं, देखिए कहते हैं कि फूलों को तो फूल तो अपने आप में ही पवित्र हैं, फूलों को तो आप भगवान का रूप है, तो उस मतलब उस भगवान के लिए ही बने हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो ये कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी एक नेचर ही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जब उस पे को फूल को आपको पूजा के लिए इस्तेमाल करना है तो उसको झाड़ करके और साफ सफाई करके धो करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आपकी श्रद्धा है कि आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमारे पास समय की बहुत कमी है, तो लेकिन हम अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ऐसी कौन सी सलाह देना चाहेंगे जो हमसे पूछने से रह गई है कार्यक्रम के दौरान, या आप कोई अन्य कोई जानकारी देना चाहेंगे नर्सरी से संबंधित? देखिए, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पूसा का जो हमारा फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, जैसे आज का विषय था नर्सरी प्रबंधन, तो हमारा जो संस्थान है नर्सरी के बारे में और जो मौसमी फूलों के बारे में जो भी तकनीक है उसने विकसित की है। साथ ही साथ हम लोग ने सीड किट भी बनाए हुए हैं, तो जो भी किसान भाई सीड किट या जो भी गार्डन लवर्स हैं या किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, हमारे संस्थान में, हमारे संभाग में उसके सीड किट जो हैं वो उपलब्ध हैं, वो यहाँ से ले सकते हैं। और सीड किट ही नहीं, इसके साथ साथ हमारी नर्सरी भी हम लोग तैयार करते हैं, तो नर्सरी के जो पौध हैं वो भी आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से ले सकते हैं। और हमारे संस्थान ने कई, हमारे जो संस्थान का जो हमारा संभाग है उसने कई प्रदर्शन इकाइयां भी कई जगह पे, जैसे हापुड़ के कई गाँव में किसानों के प्रदर्शन इकाइयों पे लगाई थी, जिससे कि काफ़ी किसानों को फायदा हुआ है। तो इस तरीके से भी, इस तरीके का भी प्रदर्शन के थ्रू भी हमारा संस्थान जो है वो किसानों में पुष्पों के थ्रू या सीजनल फ्लावर के थ्रू स्वरोजगार की जो एक वो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि हमारे यहाँ पे लेबर बहुत कम रेट पर उपलब्ध है भारत में, और इस तरीके से, और हमारा यहाँ पे डाइवर्सिफाइड क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं, और हमारे संस्थान ने ऐसी तकनीकें भी विकसित की हैं, तो किसान भाई इससे ज़्यादा जो है वो फायदा उठा सकते हैं। आपके संस्थान से बीज भी मिल सकते हैं और सैपलिंग भी मिल सकती है। जी बिल्कुल मिल सकती है। डॉक्टर बबीता सिंह जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोताओं को इतने सहज ढंग से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और आज जो हमारा विषय रहा है कार्यक्रम का, शरदकालीन पुष्प फूलों के लिए वैज्ञानिक नर्सरी प्रबंधन, इसके विषय में हमने ढेर सारी जानकारी आज हासिल की निरंकार। हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं वो इस कार्यक्रम का लाभ जरूर उठाएंगे। लेकिन आज के इस अंक का समय जो है वो यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने श्रोताओं से लेते हैं विदा। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।